नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी शिक्षक साथियों को जो सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं, सभी को ही सफल हो। और सरकार का जो ये योजना चल रहा है कि वह सक्षमता देना है, उनका मुंहतोड़ जवाब देना है, एक बार में क्वालिफाई करना है। और प्रत्येक दिन आप सभी को पता है कि मेरे यहाँ 3 वीडियो मिल रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सफल हो पाए और बेटर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है वह 13वां प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आया हूँ प्लेटफॉर्म प्रकाशन का, जो आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं इसका। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रथम घटना थी। तो प्रथम घटना क्या हुई 1857 क्रांति में? तो सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंच जाना, ये प्रथम घटना हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए मज़ेदार तरीका से आज माँ सरस्वती का आगमन है और आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो शेयर दबा के करना है और सब्सक्राइब करना है, शिक्षक साथियों को जोड़ना है, ताकि सभी को ये वीडियो मिल पाए और सभी जितने भी क्षमता एग्जाम देने वाले हैं सभी कोई सफल हो पाए। चलिए अगला प्रश्न है, फटाफट करेंगे, कम समय, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। इंडियन मिरर अखबार के का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन हुआ था वह कोलकाता से हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है 1873 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया था, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कौन किया, है ना? तो ये लॉर्ड लिटन ने दोस्तों। चलिए तो अगले प्रश्न पर आते हैं। मज़ेदार तरीका से आप सभी को सामने में पेश कर रहा हूँ। भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? प्रथम हिंदी समाचार जो पत्र था वह कलकत्ता, कानपुर, इलाहाबाद, भोपाल, कहाँ से? उत्तर होगा कोलकाता से प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो मंगल पांडे जो है वह बैरकपुर जो विप्लव है वहीं से जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है वह 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे, है ना, मंगल पांडे। नेक्स्ट है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्रियां का अंतर होता है? होगा 30 डिग्री का अंतर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी जो पर्वत है उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत। नेक्स्ट है कि जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा करवाती है? तो किस दिशा में आती है? तो उत्तर पश्चिम से आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जो प्रत्येक वीडियो में मैं चर्चा करता हूं और अलग से मैं बोलते आया हूं और आज वो टकरा रहा है दोस्तों। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मजेदार प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो तूफानी चालीसा कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में 40 से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो रेखाएं जो हवाएं चलती है उसको तूफानी चालीसा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आप सभी शिक्षक साथी से आग्रह है ग्रुप में शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी शिक्षक साथी को मिल पाए सरस्वती पूजा के अवसर पर। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? उत्तर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए अध्यक्ष दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो 2023 का जो खिताब जीता है उरुग्वे ने जीता है। और उरुग्वे की राजधानी पूछेगा तो पराग्वे है दोस्तों, याद रखना है मज़ेदार तरीका से। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर करें। प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2023 में किनको दिया गया है? तो दामोदर मौजो साहब को दिया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत का जो स्थान हो जाएगा वह 161वां हो जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। चलिए तो आज जो है थोड़ा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें काफ़ी अशांति भी आपको साउंड आ रहा होगा। अगल बगल से पूजा पाठ चल रहा है, माँ सरस्वती का आगमन हो गया है और जिसकी वजह से पूजा पाठ याचना चल रही है दोस्तों। आप सभी शिक्षक साथी से आग्रह है
अधिक से अधिक वीडियो को शेयर और लाइक करें। नेक्स्ट है 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो भारत में बाघों की संख्या जो है अभी 3167 है। कितना है? 3167 बाघ है दोस्तों। नेक्स्ट है 2023 में G17 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये जो हुआ है वह जापान में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। मोचा है म्यांमार में आया है, तो भारत ने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट है, कहता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो करेगा पेरिस कर रहा है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है। आप सभी शिक्षकों को पता है भाई, इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कौन सी थी। मगध की राजधानी दोस्तों गिरिव्रज थी। इसको राजगीर के नाम से जाना जाता है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब जो मैंने बोला ये सब कालिदास का है। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स साहब किए हैं अंग्रेजी में अनुवाद। कबीर किसके शिष्य थे। कबीर जी जो थे वह रामानंद साहब के शिष्य थे। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज का शासक कौन था। चोल राज का शासक था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और अच्छे तरीका से मजेदार तरीका से कराया जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ये 13वां प्रैक्टिस सेट है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। कोई भी दोहराव कोई भी रिपीटेशन नहीं मिलेगा यहाँ। कहता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो ये जो शब्द लिया गया है मनुस्मृति से लिया गया है। कहाँ से। मनुस्मृति से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। अंकुर वाटिका मंदिर किस देश में है। अंकुर वाटिका मंदिर जो है वह कंबोडिया में है दोस्तों। नेक्स्ट है, कुछ प्रश्न छूटा शायद। सत्यमेव जयते, सॉरी मनुस्मृति नहीं, मुंडुके उपनिषद से, सॉरी सत्यमेव जयते जो है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। आप सभी को ही कमेंट करके जरूर बताएं। मुंडको उपनिषद सही है ना। चलिए बहुत बेटर। अंकुर वाटिका मंदिर कंबोडिया में हो जाएगा। कहाँ होगा। कंबोडिया। सैंधव सभ्यता का स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। देखिए स्नानागार जो प्राप्त हुआ है सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला है लोनार झील कहाँ अवस्थित है। उत्तर होगा महाराष्ट्र में, उत्तर सी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। तो भारत और नेपाल के बीच में हो जाएगा कौन सा नदी घाटी परियोजना। तो कोसी नदी घाटी परियोजना। और इसमें से कोई उत्तर है नहीं। भारत और नेपाल के बीच में है ना कोसी आता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कहाँ से निकलता है, किस हिमनद से निकलता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई उत्तर है नहीं। मैं बता दूं ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग से निकलता है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चेमायुंगडुंग है ना। चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ये जो है तिब्बत में मानसरोवर झील है ना। उसी का एक आंगसी नाम का ग्लेशियर है। उसी ग्लेशियर से आंगसी नामक ग्लेशियर से तिब्बत के पास में मानसरोवर झील से निकलती है ना। हिमनद पूछेगा तो चेमायुंगडुंग से निकलती है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है। उत्तर होगा शीत ऋतु में, जाड़े के समय में। मेरियाना खाई कहाँ स्थित है। मेरियाना खाई जो है वह प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। तो भारत में लोकसभा जो हो जाएगा 552 होगा अधिकतम। इसमें कोई उत्तर है ही नहीं। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ये नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, संविधान संशोधन से लिया गया है। तो
संविधान किस संविधान संशोधन से लिया गया है? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 51 का ये लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमा में यह बनाए रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? उत्तर हो जाएगा किस तो बेरुबारी मुकदमा से, है ना। नेक्स्ट है, चलिए अभी तक लाइक नहीं किए जरूर लाइक करें। काफ़ी मज़ेदार सेशन मैं आप सभी को रेगुलर प्रत्येक दिन 3 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान की है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पद्मश्री अवार्ड, है ना, उपाधियों का अंत बोलते हैं ना। तो भाई 17 में अस्पृश्यता है, 18 में क्या है, उपाधि है क्या? तो उत्तर आपका बी पर जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? विवाद का जो मामला होता है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के सुलझाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव का। नेक्स्ट है, पूंजी उत्पादन कैसा साधन है? यह एक कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी है? उत्तर हो जाएगा किसान का हल जो है वह एक पूंजी है दोस्तों। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होगा? तो कुएं और नलकूप जो हो जाएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत का उदाहरण है? नाबार्ड जो है दोस्तों है वह कृषि बैंक है दोस्तों, ठीक है। और यह एक क्या हो जाएगा? संस्थागत हो जाएगा, ठीक है। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। किसी देश का जीवन स्तर किसमें मापा जाता है? उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वह 2005 से चलते आ रही है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये हीरे की खान है, किम्बरले की खान, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नगर में कभी भी सूर्य ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी? तो किस नगर में? श्रीनगर में ऊर्ध्वाधर कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप जो हो जाएगा वह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। इसमें तो कोई उत्तर है नहीं। चलिए 13वां प्रैक्टिस सेट है। अगला है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? तो भाई मौसमी बेरोजगारी भी मिलेगा, है ना, शिक्षित बेरोजगार भी मिलेंगे, अदृश्य बेरोजगारी भी मिलेगा। उत्तर आपका एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में जो फल है सबसे ज़्यादा आपको लीची मिल जाएगा, मिले मखाना भी मिलेगा, ठीक है, दरभंगा में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय है। एक में क्या है? ग्राम पंचायत। दो में क्या है? पंचायत समिति। तीन में क्या है? जिला परिषद, ठीक है। नेक्स्ट है, एक डैश पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो कौन सा पक्षी को कहते हैं? तो कबूतर को कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किस देश की केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया? तो कौन सा बैंक दे दिया भाई? तो सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन के द्वारा मिला है शक्तिकांत दास को 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड। बल गुणे विस्थापन किसका सूत्र है? तो बल गुणे विस्थापन मतलब होता है कार्य। अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो बल के साथ में विस्थापन होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब इसका सूत्र मैं आपको बता दूं, W बराबर होता है FS cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिए गए घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है, तो जिसका प्रतिरोध कम होता है ना, विद्युत रोधी होता है, गलत। कुचालक होता है, गलत। सुचालक होता है, गलत। धातु होता है, गलत। दोस्तों अगर देखिए एक उत्तर इसमें कोई होगा नहीं, जिसका प्रतिरोध कम होगा वह सुचालक हो सकता है, धातु हो सकता है। दो हो गया, तो एक से अधिक उत्तर आप लोग कर दीजिए। नेक्स्ट है, मानव में डैश के कंपन से ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। क्या कंपन होता है? स्वर रज्जु। नेक्स्ट है, कहता है परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है?
तो विद्युत धारा का निर्माण परमाणु का कौन सा भाग करता है? तो इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। ई से सूचित करते हैं। इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ है। जे थॉमसन साहब खोज किए इलेक्ट्रॉन का। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु दोस्तों वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृषण में, पुरुषों में। नेक्स्ट है, क्षार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? धातुओं और कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O और CO2 लवण बनाते हैं। ये बात गलत है, ये बात गलत बोल दिया। स्वाद में कड़वा ठीक है, लिटमस लाल को नीला कर देता है ठीक है, लेकिन गलत खोज रहा था, इसलिए आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। अभी तक जितने शिक्षक साथी लोग हैं लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लेना है। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। क्या लेने से एसिडिटी ठीक होगा? देखिए, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा भाई पपीता नहीं, गुलाब हो जाएगा, केला हो जाएगा। ठीक है, दो हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन मतलब किसी पौधा को काट करके थोड़ा सा उसको अगर कहीं लगा दिया जाए तो लग जाता है। ठीक है, तो एक से अधिक उत्तर होगा। पपीता नहीं होगा, लेकिन केला हो जाएगा। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। क्या? देखिए, शाकाहारी को पचाने के लिए एक सेकेंड, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित में किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो कार्बन का गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। किसको आसान कर देता है? तो पेप्सिन को। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में जो प्रजनन होता है द्विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त फ्लोरेसेंट ट्यूब CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्यों निपटाने की आवश्यकता होती है? देखिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो शीशा का होता है, पारा का वाष्प भरा होता है, इसलिए उसको अच्छा से निपटा लीजिए। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर, इसका कोई उत्तर फिक्स नहीं है। क्यों निपटाने की आवश्यकता है? निपटा भी सकते हैं, नहीं भी निपटा सकते हैं, आसानी से उसको एक सेकेंड, बार बार भाग जा रहा है। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय मीडिया के नज़र में आई? तो एंडोसल्फान। ठीक है, एंडोसल्फान जो है ये मीडिया के नज़र में आया था। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या तरीका है? और ये बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है एमनियोसेंटेसिस कि अंदर जो है बच्चा है वह मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा दूध को दही में परिवर्तन कर देता है? दूध को दही में परिवर्तन एक सेकेंड, बैक्टीरिया करता है, बोले तो जीवाणु करता है, और शायद इसका कूट होगा, जीवाणु करता है। ठीक है, चलिए उत्तर आपका चला जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन हो जाएगा, इसमें कोई भी नहीं है दोस्तों। वृद्धि हार्मोन में आता है जिबरेलिन्स आता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन के रूप में, तो इसमें है नहीं, और इनमें से कोई नहीं, आप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल शुद्धिकरण शोध के लिए अच्छा है? तो कौन सा पेयजल हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पद पर आते हैं, यदि वायु की गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। क्यों मध्यम माना जाता है? उत्तर होगा
151 से लेकर के 200 के बीच का अगर सूचकांक हो तो भाई मध्यम माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानचित्र के घटक है? मानचित्र का घटक हो जाएगा, देखिए एक तो दिशा होता है, एक दूरी होता है, प्रतीक होता है, तो एक से अधिक उत्तर करिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पश्मीना ऊन से संबंधित कूट की सहायता से सही करिए। देखिए पश्मीना क्या होता है? बहुत गर्म होता है, ये तो सही है। ये भेड़ के बाल से बनाई जाती है, नहीं बकरी के बाल से। पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है, या हाथ से बुनी जाती है। ठीक है। ये भेड़ के बाल के सर्दियों में झड़ते हैं, नहीं। उत्तर आपका जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देता है? उत्तर होगा उबला हुआ चावल, बस एक ही है केवल। नेक्स्ट प्रश्न, टैडपोल के अधूरे विकास का कारण डैश का अपर्याप्त उत्पादन है? क्या हो जाएगा? तो थायरॉक्सिन का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी हो जाएगा CO2 तो होता ही है, साथ में SF4 भी होता है, उत्तर यहाँ C भी जा रहा है, और साथ में CFC भी होता है ना। CFC और CO2 जलवाष्प ये भी होता है। उत्तर आपका C और D जा रहा है, तो आपका एक से अधिक उत्तर E वाला ऑप्शन करके आइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेशा में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है? टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है किसका? तो टेरिलीन एवं कपास का। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? उत्तर होगा वर्षा के मौसम में। नेक्स्ट है कि डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, वाष्प और रेत इत्यादि। किस में शामिल करिएगा इसको? अजैविक वातावरण में, जिसमें प्राण नहीं हो। नेक्स्ट है, स्थल मंडल का कितना मोटा है? क्या भाई? स्थल मंडल कितना मोटा है? सॉरी, स्थल मंडल जो मोटा है 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक है ना। 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक मोटाई है स्थल मंडल का दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? रेयॉन जो है वह प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्रकृति, एक सेकेंड छोटा करने दीजिए, प्रकृति पिंड को डैश कहते हैं, सेल कहते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्रकृति पिंड को सेल कहते हैं दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी शिक्षक साथी हैं उन लोगों का प्लेटफॉर्म का 13वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा वह यूनिक का मिलना शुरू होगा। प्लेटफॉर्म का टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है, तो ज़रूर टोटल प्रैक्टिस सेट कर ले एक बार। ठीक है। उसके बाद मैं यूनिक ख़त्म आपके एग्ज़ाम के पहले तक करा दूंगा। उसके बाद आपका किरण चल ही रहा है, तो रेगुलर प्रत्येक दिन आप आइए, 3 सेट करिए। बिहार स्पेशल भी मैंने डाला है कि भाई कहीं बिहार से प्रश्न आएगा ही, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी शिक्षक साथीगण हैं अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं, कर देना है। और जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है घबराए नहीं, एडमिट कार्ड आप लोगों का भी आएगा। एडमिट कार्ड देखिए ऑनलाइन करने के बाद उसको BRC में जमा करना पड़ रहा है, एक फॉर्मेट के साथ में हेडमास्टर का सिग्नेचर मोहर है जिस पर, है ना। वो फॉर्मेट दोस्तों जिला में जा रही है, वहाँ पे सत्यापित किया जा रहा है, तब जा कर के आपका फॉर्म जो है वेरीफाई हो रहा है, तब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अभी आपका लिंक जारी हुआ है, अभी आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जब तक आपका वेरीफाई का मैसेज नहीं आता है। तो आप लोग घबराए नहीं, जो लोग फॉर्म डाले हैं पढ़ाई करते रहे, तैयारी करते रहे, फॉर्म डाल दीजिए, जमा कर दीजिए ऑफलाइन, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बैठ पाए। और एग्ज़ाम नहीं हो तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि भाई सक्षम तो सब शिक्षक गण है। क्योंकि BPSC मैं आपको बताऊं, BPSC
TRE 1 में काफ़ी शिक्षकों ने जो जितने भी कैंडिडेट थे सबसे ज़्यादा शिक्षक लोग पास किए हैं। और BPSC TRE 1 मैं भी क्वालिफाई किया हूँ, मैं भी एक पूर्व से शिक्षक हूँ। BPSC TRE 1 भी क्वालिफाई किया हूँ और साथ में दोस्तों ज्वाइन भी नहीं किया मैंने। काफ़ी दूरी के वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया और कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम घर के वजह से मैं BPSC TRE 1 को छोड़ दिया हूँ और पुराने ही पद पर बना हूँ। और आप लोगों के साथ भी मैं भी सक्षमता एग्ज़ाम देने वाला हूं और आपकी तैयारियां भी करा रहा हूं। तो भाई तैयारियां वहां करना है जो एक विद्यार्थी के तौर पर तैयारियां कर रहा हो, समझ रहा हो कि भाई सिलेबस कैसा है। तो मुझे पता है कि BPSC TRE मैंने कैसे निकाला है, कैसा सिलेबस था, मुझे पता है और मैं उसी प्लेटफॉर्म पर चलूंगा ताकि आप लोग सक्षमता एग्ज़ाम निकाल पाए। मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन मेरा कैसा लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।